नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख है 25 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस समय इजराइल की जो हकीकत है, इस हकीकत को आपके सामने एक बार फिर से लाने की कोशिश करूंगा, चूंकि इजराइल की बहुत अजीब और गरीब कहानियां निकल के सामने आई है। रिपोर्ट निकल के सामने आई राफा के अंदर से कि राफा के अंदर इजराइल की जो आर्मी विंग है, जिसको हम आईडीएफ कहते हैं, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, उसके ऊपर हमला हुआ है और इस हमले में इनके एक जवान को बम से उड़ा दिया गया। इजराइल ने इसके बारे में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली और इजराइल ने इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दी कि इजराइल के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। लेकिन अब हमला हुआ है तो उन्होंने कुछ करने की, बोलने की कोशिश तो की। तो ये इजराइल के जो लोग हैं, ये भाग के पहुंच जाते हैं मीडिएटरों के पास, यानी कतर के पास, इजिप्ट के पास, और उनसे कहते हैं कि साहब, हमारे ऊपर हमास ने हमला कर दिया। अब ये बात सुनने में कितनी अजीब और गरीब लगती है कि इजराइल जब ये बात बोले कि हमारे ऊपर हमास ने हमला कर दिया। अब हमास से इसके बारे में जब पूछा गया तो हमास ने कुछ खास तो बोला नहीं, लेकिन हमास का जो ट्विटर अकाउंट है, उससे हमास के एक लीडर जिनका नाम मोहम्मद मरदारी है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने इजराइल की आर्मी विंग पे कोई भी हमला नहीं किया है, और अगर इनके ऊपर कोई हमला हुआ है, क्योंकि कहानी ये थी कि इजराइल की आर्मी के लोग कहीं जा रहे थे, इसी दौरान जमीन से बम फटता है। अब ये बम जब फटता है तो वहां पे एक सैनिक खड़ा था, उसको चोट लगती है, बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और इस समय वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में बैठा हुआ है। अब इसको लेके हमास के जो प्रवक्ता है मरदावी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई साहब, इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने इंटेंशनली हमला किया नहीं है। दूसरी बड़ी बात, आपके सैनिक को नुकसान पहुंचा है तो पहली बात तो ये है कि भाई साहब, तुम लोग गाजा में कर क्या रहे थे, राफा में तुम कर क्या रहे थे, और अगर हुआ है तो हमने बहुत पहले भी कई जगहों पे बम लगा रखे थे। तो कई बार ऐसा होगा कि अगर आप गाजा की धरती पे, राफा की धरती पे कदम रखोगे और वो बम फटेगा तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ये हमारा स्टैंड है, ध्यान दीजिएगा। हमास ने कहा कि ये हमारा स्टैंड है। इस बात को अगर आप मानना चाहें तो माने, नहीं तो रेस्ट मैं इजराइल की आर्मी पे छोड़ता हूं, वो जो कर सकती है कर ले। यानी इस पोस्ट में साफ तौर पे धमकी भरे अंदाज में हमास ने कहा कि हमने जो सबूत देना था हमने दे दिया। इसके बाद अब आईडीएफ की मर्जी की इस मामले को कैसे लेता है। जंग करना चाहे तो कर ले, वैसे भी आईडीएफ हमला कर ही रहा है, तो एक बार खुले तौर पे हो जाएगा तो इसमें कोई खामियाजा, कोई नुकसान हमको नहीं है। अब ये बात जैसे ही आला दर्जे के अफसरों तक पहुंची, इसी के जस्ट बाद इजराइल भाग के पहुंचता है अमेरिका के पास। अमेरिका के पास पहुंच के इजराइल बताता है कि पापा, हमारे सैनिक पे हमला हो गया, क्या किया जाए। अमेरिका ने कहा कि आपने भी तो बहुत जगहों पे हमला किया, हमने आपसे कहा था कि वेस्ट बैंक पे आप सेटलमेंट नहीं करेंगे, आप नहीं माने। आपने 19 ठिकानों को वेस्ट बैंक के अंदर स्टेब्लिश करके कहा कि इन ठिकानों पे हम फिर से बिल्डिंगें बनवाएंगे, फिर से बस्तियां बनवाएंगे, यहाँ पे यहूदियों को बसाएंगे। तो जब आप हमारी बात नहीं सुनते हो तो आपके ऊपर हमला हुआ तो उस पर हम क्या करें। अब ये बात जब अमेरिका ने बोली, इसी के जस्ट बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा प्लान बनाया दोस्तों, और इस प्लान के हिसाब से लगभग 350 बिलियन शेकल इजराइल की करेंसी है, 350 बिलियन शेकल के करीब की हथियार अब इजराइल खुद बनाएगा। साफ तौर पे अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो 110 बिलियन डॉलर के हथियार इजराइल खुद बनाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 10 साल का होगा और इस पे बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा है दोस्तों कि हमने अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये फरमान जारी किया है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने नाम अमेरिका का नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पे ये बात बोली कि हम दूसरों पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट को आप दो एंगल से देखें। पहला एंगल ये है कि भाई साहब, इजराइल को अमेरिका का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना सपोर्ट इजराइल को पहले मिलता था। लेकिन अब दूसरा एंगल ये देखिए कि अगर इजराइल अमेरिका का सपोर्ट नहीं ले रहा है और अपने हथियार खुद बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इजराइल फिर ऐसा कुत्ता होगा, माफ कीजिएगा कड़वे शब्द है, लेकिन ऐसा कुत्ता होगा जिसका कोई मालिक नहीं होगा। और कुत्ता अगर काटने वाला हो और उसका कोई मालिक ना हो तो किसी को भी काट लेता है, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही हैं। इधर जो अगली खबर निकल के सामने आ रही है, ये खबर और चौंकाने वाली है।
दरअसल अगली खबर निकल के सामने आ रही लेबनान के हवाले से कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने पिछले कई दिनों में 6 से ज्यादा मास एयर स्ट्राइक की है। यानी ये जो ड्रोन से हमला हुआ इसकी बात नहीं कर रहा, ये जो 1-2 मिसाइलें मार दी उसकी बात नहीं कर रहा। मास एयर स्ट्राइक यानी 15-15 ठिकानों को एक साथ टारगेट करना, 20-20 ठिकानों को एक साथ टारगेट करना, ये तमाम काम इजराइल पिछले कई दिनों से कर रहा है। और इसको लेके अब अलग अलग चैनलों पर रिपोर्ट निकल के सामने आ रही, मीडिया आउटलेट में इसको लेके अब बातचीत हो रही है कि जिस हिसाब से लेबनान के ऊपर इजराइल हमला कर रहा है, यह हमला किसी भी सीज फायर के अंदर नहीं आता। सीज फायर के टाइम यह बातचीत की गई थी कि अब कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन पिछले 1.5 सालों में कम से कम 500 से ज्यादा बार इजराइल ने हमला किया है। और लेबनान की ऐसी गद्दार सरकार है, अपनी आवाम को मरवाने वाले ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने कोई एक्शन तक नहीं लिया। और यही इनकी सच्चाई है। यही आप जान लीजिए कि ईरान था, ईरान फंड करता था, ईरान हथियार भेजता था हिजबुल्लाह को, तब तो हिजबुल्लाह लड़ रहा था। उस टाइम भी लेबनान की जो आर्मी थी खामोशी के साथ बैठी थी। लटानी रिवर को पार करके आईडीएफ के जवान उस पार लेबनान में घुस गए थे, उस टाइम भी सरकार खामोश रही। उसके बाद सरकार ने ही मीटिंग अटेंड कर ली। उस मीटिंग में डिस्कशन हो गया कि अब सीज फायर होगा, हिजबुल्लाह को लूप में रखा तक नहीं। और इसी के जस्ट बाद रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ें कि कैसे 6 से ज्यादा बार एयर स्ट्राइक की गई। और अभी भी ये इस कोशिश में लगे हैं कि हिजबुल्लाह को एनी हाउ डिसआर्म किया जाए। चूंकि हिजबुल्लाह कभी भी गलती से अगर मिसाइल मार देगा तो फिर इजराइल चढ़ के मारेगा लेबनान की सरकार को। तो इस समय लेबनान की यह हकीकत और यह हैसियत है, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, लेबनान ने भले ही हथियारों को डाल दिया हो, लेबनान भले ही अमेरिका के कहने पे इजराइल के पैरों में जाके गिर गया हो, लेकिन ईरान से ऐसी अपडेट निकल के सामने आई जिसके बाद इजराइल, अमेरिका, अंधभक्त मंडली, ये तमाम लोग खामोश हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं। क्यों? अब आप सुनिए। आपको याद होगा साल 2020 की बात है, जब इजराइल और अमेरिका ने कांड किया था। दरअसल ईरान में एक आर्मी विंग है जिसको कहा जाता है IRGC, यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसके एक कमांडर हुआ करते साल 2020 में, जिनका नाम था कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी को साल 2020 में बड़े ही धोखे के साथ इजराइल और अमेरिका ने प्लान करके मारा था। और उसको लेके ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे, लेकिन 5 साल गुजर गए। 5 साल गुजरने के बाद कुछ खास बदले का एंगल जब निकल के सामने नहीं आया, तब लोगों ने राहत की सांस ली और कहा कि यार अब ईरान क्या ही करेगा, घट्टू सा देश है, हैसियत कुछ है नहीं, सब उसको मिटा देंगे, घुटनों पे आ जाएगा। अच्छा, ये बात हम पिछले 5-6 सालों से सुन रहे हैं कि ईरान घुटनों पे अब आ चुका है, ईरान खत्म हो चुका है, ईरान टूट गया। लेकिन अब FBI ने, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI है, उसने एक एडवाइजरी जारी करते हुए साफ तौर पे कहा है कि IRGC के कमांडर, जिनकी हत्या इजराइल और अमेरिका के मदद के बाद एक प्री प्लान तरीके से की गई, अब उसका बदला लेने के लिए ईरान तैयारी कर रहा। और ये बात कोई हवा में नहीं बोली गई। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ें। ये बात कोई हवा में नहीं बोली गई दोस्तों, इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। और कैसे, आपको 2 मिनट में प्रूफ करके देता हूं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा शख्स जो पुर्तगाल का था, नाम क्या लूं उसका, जहन्नुम में गया, जो पुर्तगाल का था और अमेरिका में बैठ के रेडियोलॉजी पे और न्यूक्लियर सेक्टर पे रिसर्च किया करता था। इस शख्स को अचानक से कुछ अज्ञात हमलावरों ने घर में घुस के मार दिया। बाइक पे कुछ लोग आते हैं, आने के बाद इसको मार देते हैं। मारने के बाद इजराइल सबसे पहले भड़क गया। सोचिए, रहने वाला शख्स पुर्तगाल का, जॉब कर रहा है अमेरिका में, रिसर्च कर रहा है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका से ज्यादा इजराइल पगला गया। क्यों? क्योंकि ये प्रो इजरायली था। अमेरिका में जो भी रिसर्च किया करता था उसको उठा के ये सीधे तौर पे हैंडओवर कर देता था इजराइल को, और इजराइल उससे मोटा पैसा कमाता था। और इसको अचानक से घर में घुस के मार दिया गया कुत्तों की तरह। इजराइल ने वही कहा था कि इस पूरे मामले में ईरान का हाथ है, लेकिन उस टाइम इस मामले को ज्यादा गंभीरता से अमेरिका ने नहीं लिया। लेकिन अब FBI ने साफ तौर पे कहा है कि जिस कासिम सुलेमानी की हत्या इजराइल और अमेरिका ने साथ प्लानिंग करके की थी, उसका बदला लेने के लिए ईरान भी अब अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे प्लान कर रहा है। और ये बात जब निकल के सामने आई, अमेरिका भी दहशत में है।
डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ईरान के नाम एक खुफिया मैसेज भेजा। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़े, बात में कोई हवा में नहीं बोल रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज भेजा है और इस मैसेज में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि पास्ट में क्या हुआ छोड़ देते हैं। मतलब इतिहास में जो इतनी लड़ाई हुई इजराइल और ईरान के बीच, इजराइल और अमेरिका के बीच भी साफ तौर पे कहा जाए, इजराइल अमेरिका एक टीम में थे, ईरान अकेला था, या फिर यूं कह लें कि अमेरिका और ईरान के बीच, क्योंकि इजराइल तो प्रॉक्सी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि जो लड़ाई इतने दिनों तक चली है उस पास्ट को हम भूल जाते हैं, फ्यूचर अटैक हम तुम पे करेंगे नहीं। ईरान को यह ऑफर दिया, कहा कि हम तुम पे फ्यूचर अटैक भी नहीं करेंगे, यानी भविष्य में कोई भी हमला ना हमारे द्वारा होगा और इजराइल द्वारा भी नहीं होगा। बस यार एक काम कर दो, अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इस फैसिलिटी को बंद कर दो, यानी तुम न्यूक्लियर रिसर्च नहीं करोगे, न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग नहीं करोगे और न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाओगे। जो मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है जिससे इजराइल बुरी तरीके से डरा हुआ है, इस टेस्टिंग को भी बंद कर दोगे। अब ये बात जब बोली गई तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यार हमने ऑफर बड़ा टेम्पटिंग दिया है और इस ऑफर में साफ तौर पे ईरान फंस जाएगा, लेकिन ईरान ने कहा कि हमारा जो प्लान है ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी ईरान ने साफ तौर पे कहा कि हम अपने प्लान को ना कैंसिल करेंगे और किसी भी सूरत हाल में हमारा न्यूक्लियर बम बन के रहेगा, हम बनाएंगे, मिसाइलों की टेस्टिंग करेंगे, जिसको बुरा लगता है, जिसके पिछवाड़े मिर्ची लगती है वो लग जाए। और इसी के जस्ट बाद ईरान ने फिर से अपनी टेस्टिंग बहुत तेजी के साथ शुरू कर दी दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। इधर इजराइल की आर्मी ऑफ चीफ याल जामिर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब भी जरूरत होगी हम ईरान पे हमला कर देंगे। यानी इनका मतलब आप समझिए, एक तरफ अमेरिका ऑफर दे रहा, एक तरफ ईरान को डराने की कोशिश भी चल रही है। और एक बात आप जानिए, अगर मैं आपको डराऊं और आपसे कहूं कि भाई साहब मैं आपको मार दूंगा, इस वजह से आप मुझसे दोस्ती कर लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं, साफ बात यह है कि मेरी फट रही है। तो याल जामिर बुरी तरीके से डरे हुए, चूंकि 12 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में क्या कुछ हुआ है आप बखूबी जानते हैं। और इसी वजह से याल जामिर ने ईरान को गीदड़ धमकी देते हुए कहा कि भाई साहब जरूरत होगी हम तुम पे हमला कर देंगे, हम बहुत खतरनाक, हम तुमको मार देंगे। ईरान ने कहा छोड़ो यार, तुम्हारे जैसे लोगों को क्या सीरियस लेना। खैर, मिडिल ईस्ट में तमाम चीजें चल ही रही हैं, लेकिन आज आपको गाजा के ऐसे गद्दार से मिलवाऊंगा जिस गद्दार का चेहरा बखूबी पहचानती, स्क्रीन पे आप देख लें। ये टोपी लगा के हर टीवी चैनल पे मिल जाएंगे और यकीन मानिए इस्लाम की जितनी बेइज्जती इन्होंने करवाई उतनी तो किसी ने करवाई नहीं। आज इनका बयान निकल के सामने आया और इस बयान को आपको समझा देता हूं, चूंकि आप तो बड़े सेंसिटिव लोग हैं, फौरन खुश हो जाते हैं कि यार कहा तो ठीक ही है। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना। बांग्लादेश में जो हिंदू जलाया गया दीपू चंद दास, अभी उस पर भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे, उससे हमको क्या लेना देना। ये मौलाना साजिद रशीदी साहब है, ये बयान इन्होंने दे दिया। इनके हिसाब से भारत के जो लोग हैं वो भारत पे फोकस करें, भारत के डेवलपमेंट पे ध्यान दें, बांग्लादेश में क्या चल रहा, पाकिस्तान में क्या चल रहा, क्या जरूरत है जानने की। सही बात है। अब आप सुनिए, इनके कहने का मतलब ये था कि भारत के हिंदुओं को, ध्यान दीजिएगा, एकदम तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, कि भारत में जो हिंदू हैं उनको बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या लेना देना। जब ऐसे जाहिलाना बयान ये देते हैं तभी कोई अंधभक्त उठ के पूछ लेता है कि भाई साहब फिर भारत के मुसलमानों को गाजा के मुसलमानों से क्या लेना देना। अगर आप एक तरफ इंसानियत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आप लेना देना नहीं बोल सकते। अगर ये चाहते तो ये बोलते कि हाँ हम बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं, मजम्मत कर रहे हैं। और अगर ऐसा ये बोलते तो हिंदू तबका मजबूर हो जाता ये कहने को हाँ भाई हम गाजा के हक के लिए खड़े हैं, जिससे मैं खड़ा हूं, मैं भी तो हिंदू हूं, मैं भी तो कह सकता हूं मेरा क्या लेना देना गाजा के मुसलमानों से। लेकिन नहीं, इंसानियत का एक नाता होता है, एक रिश्ता होता है। लेकिन ऐसे जाहिल जब ऐसे बयानों को दे के सुर्खियां बटोरते हैं तो अपने पीठ पीछे कितने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपते हैं, अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया। और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट में बताएं, गलत कह रहा हूं तो वो भी बताएं। खैर, ऐसे मूर्खों के बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, बांग्लादेश से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि बांग्लादेश में जिस उस्मान हादी की हत्या पे इतना बवाल चला, आज उसी के भाई ने ऐसा बयान दिया है जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। पहले आप बयान सुन लें। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না।
আপনাদেরও বিচার হবে। শহীদ ওসমান হাদির গোটা খুনি চক্রকে জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই, তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। ये उस्मान हादी के भाई हैं ओमान हादी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग हुई, जिस हिसाब से उस्मान हादी की हत्या हुई, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। इन्होंने साफ तौर पे मोहम्मद यूनुस पे आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में मोहम्मद यूनुस का हाथ है। मोहम्मद यूनुस नहीं चाहता कि बंगाल में चुनाव हो, यानी बांग्लादेश में चुनाव हो, और इस चुनाव से मोहम्मद यूनुस इस वजह से डर रहा है क्योंकि वो चुनाव हार जाएगा। सोचिए, जो शख्स मारा गया उसके भाई ने बड़ा आरोप लगाया, लेकिन वहां की मीडिया ने इस खबर को इतना दबा दिया, और वहां के लोग इतने जाहिल हैं कि बिना, एक कहावत आपने बचपन में सुनी होगी कि कौवा कान ले गया, तो पहले अपना कान नहीं देखा, पहले कौवा के पीछे भाग गए। सेम हाल है। उस्मान हादी के भाई ने साफ तौर पे कहा है कि भाई साहब, मोहम्मद यूनुस की चाल है ये, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो गई, दंगे भड़क चुके हैं। आज रिपोर्ट निकल के सामने आई कि वहां पे क्रिसमस के मौके पे ठीक एक दिन पहले, यानी 24 तारीख को, यानी कल, पेट्रोल बम से हमला हुआ और एक शख्स की मौत हो गई। यह हाल इस समय बांग्लादेश का। खैर, बांग्लादेश के बारे में क्या बात करें, आज अपनी सरकार के बारे में बात करते हैं। एक ब्लॉगर है यूट्यूब पे, उसने गलती की थी बेचारा। एक ही गलती थी कि वो अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को उठा रहा था। ब्लॉगर था, अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को उठा रहा था, क्योंकि चाइना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। अब ये मुद्दा जब उठाया गया, इसी के जस्ट बाद ये चाइना घूमने बेचारे चले जाते हैं। इनको वहां पे उठा लिया गया। उठाने के बाद इनको वहां पे बैठा के 8-10 घंटे तक टॉर्चर किया गया चाइना द्वारा। क्या कुछ इन्होंने अपना दर्द बयां किया, पहले खुद सुन ले, मैं अपने मुंह से क्यों कहूं। गाइस, आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। अभी मेरे को रिलीज किया है एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने। मैं चाइना जा रहा हूँ, मजा करेंगे भाई, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। सो गाइस, वेलकम टू चाइना अगेन। चाइना इमिग्रेशन पे पहुंचा मैं, एज ऑलवेज दे आर प्रोफेशनल। उसने मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दी। उसके सिस्टम में कुछ पॉपअप हुआ, उसने अपने ऑफिसर को बुलाया, बोल रहे इसको ले जाओ। मेरे को डिटेंशन एरिया में ले गए। काफी लोग थे वहां पे, बांग्लादेश के लोग 8-10 थे वैसे। जब 2 घंटे तक कोई नहीं आया, मैं परेशान हो गया कि कुछ गड़बड़ है। 2 घंटे बाद 2 चाइनीज ऑफिसर आए, मुझे एक रूम में लेके गए थे। कैमरा, फोन जो रिकॉर्ड कर सकते थे सब ले लिए। वो मेरा आईपैड बैग में भूल गए चेक करना। यहाँ मेरी फटनी शुरू हो गई। मुझे समझ आ गया वो इशू जो मैंने रेस किया था वो गलत डायरेक्शन में चला गया, और मुझे रियलाइज हो रहा है मुझे वो नहीं करना था। मेरा काम है घूमना फिरना, वापस आना अपने देश में। 6 घंटा हो चुका है, कोई जवाबदारी नहीं है किसी की। यहाँ लोग बैठे हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि क्या कुछ किया गया इनके साथ, और उसके बाद भी हमारे देश की सरकार की जो लाल आंखें लेजर वाली, वो खामोश है। आप खामोश क्यों हैं, बताने की जरूरत नहीं, आप खूब समझ सकते हैं। खैर, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। लेकिन आप तक अगर नोटिफिकेशन ना पहुंचे तो प्रखर राजपूत चैनल आप सर्च करके देखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आप लाजमी कर लें अगर आपको मेरी पत्रकारिता अच्छी लगती हो। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।